नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीन टीवी की टीम कोशिश कर रहा है कि इस महामारी के बीच हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा सके। साथ ही में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की क्या मुश्किलें हैं उसको भी हम सामने रख सकें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहे हैं उसको भी हम बता सकें और एग्रीकल्चर कंपनियां क्या क्या कर रही है उसको भी हम आप तक पहुंचा सकें। तो आज का जो है हमारा ये सेशन, उसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती की। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती करते हैं या फिर अगर सोच रहे हैं कि आपको जैविक खेती करना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज हम जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं भारत भूषण त्यागी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर का। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं सर से, तो आप कमेंट के जरिए जो है वो हमें अपना सवाल भेज दें और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों को मैं सर तक पहुंचा सकूं और सर आपके सवालों का जवाब दे सके। तो आइए स्वागत करते हैं भारत भूषण त्यागी जी का। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, हमने अपने जैसे दर्शकों को बताया है कि अगर उनको कोई सवाल पूछना है आपसे तो वो हमें कमेंट कर दे और हम आपसे जो है वो उसका जवाब चाहेंगे। तो जब तक उनका सवाल आता है तब तक जो है वो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि इस बीच जो है कोविड-19 महामारी के बीच हम सभी जैसे जानते हैं कि करीब 2.5 महीने से लोग बंद है और बहुत सारी चीजों पर पाबंदी लग गई है। तो जो ऑर्गेनिक खेती, जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? देखिए, इसमें मैं एक तो सबसे पहले ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो कोरोना का संकट रहा, ये संकट तो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन किसान भाइयों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा अवसर भी खुला है कि पूरी दुनिया में आंकड़े कुछ ऐसा बताते हैं कि 35% से ज़्यादा जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है। तो ऐसे समय में सरकार को भी, किसानों को भी और नीति निर्धारकों को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है ताकि हम जैविक खेती को एक योजना पूर्वक कार्यक्रम के रूप में चला सकें। एक तो ये बात। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हम जब इस संदर्भ में बात करते हैं कि जैविक खेती के किन आयामों पर हमको, हमारे किसानों को इस कोरोना संकट को देखना पड़ा है, तो उसमें भी मेरा एक निवेदन है कि जब भी हम एकल फसल प्रणाली को जैविक खेती में लेकर चलते हैं तो हमको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर हम एक फसल को भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रकृति के विरोध में चलना कहीं तक भी कोई सार्थक बात नहीं है। तो आज की जो चर्चा है, उस चर्चा को केंद्रित करते हुए मैं चाहूंगा कि आप मुझे बिंदुवार चर्चा पर भी केंद्रित रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। जी सर, तो मेरा जो अगला सवाल होगा वो ये है कि अभी जैसे हम सभी जानते हैं कि आर्थिक समस्या जो है पूरे विश्व पे है। तो जो और हम सब ये भी जानते हैं जो जैविक प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो काफी महंगे होते हैं एज कंपैरिजन टू दूसरे प्रोडक्ट। तो क्या जैविक किसान हैं उनको उनके इन्वेस्टमेंट लागत के हिसाब से उसका मूल्य मिल पा रहा है मार्केट तक, और क्या मार्केट तक उनका प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से पहुंच रहा है? क्योंकि आप भी एक जैविक किसान है तो आप इसको ज्यादा बेहतर से जान सकते हैं। देखिए भैया, इसमें क्या था, मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारा जो उत्पादन के बाद का दौर है वो मंडी के जरिए जाता था। इस बार भारत सरकार ने इस कोरोना संकट के काल में मंडी अधिनियम में भी संशोधन किया है। इनाम के जरिए, जैविक खेती .com के जरिए और भी हम अलग तरीके के लाइसेंस लेकर या एफपीओ के माध्यम से हम अपने बाजार को खोज सकते हैं। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बाजार में दाम की मांग ना करते हुए बल्कि बाजार की व्यवस्था को नए सिरे से खड़ी करें। और मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि इस बात को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ें कि खेती अब एक सामूहिक प्रयास है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के प्रोत्साहन की बात जैसे सरकार कर रही है, इसमें हमको पूरा दाम ही नहीं बल्कि पूरे दाम मिलने की पूरी व्यवस्था है। सर, एक चीज हम सभी जानते हैं, बहुत सारे युवा और मजदूर जो है वो अपने घर लौटे हैं,
तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे किसान लौटे हैं और भी हर जगह लौटे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है जो जैविक खेती कर रहे हैं उन सारे किसानों के लिए, तो आप लोग क्या प्रयास करेंगे, क्या आप लोगों की कोई योजनाएं हैं जिसके तहत जो है वो जो माइग्रेशन हो गया था, पलायन हो गया था, घर से बाहर चले गए थे, शहर चले गए थे लोग, वो वापस आए हैं तो वो खेती से जुड़ सके और खेती में भी जो है वो जैविक खेती करे? वो देखिए, बहुत बड़ा सवाल था कि गांव के नौजवान भी गांव को छोड़कर बाहर जा रहे थे, लेकिन इस आपातकाल में बहुत सारे लोग जो बाहर भी काम करते थे वो भी गांव वापस लौटे हैं। जी अब दो प्रकार से दबाव बढ़ गया कि एक तो जो हमारे अपने काम करने वाले लोग थे और दूसरा जो बाहर के लोग आए हैं, और वो अब बाहर जाना भी नहीं चाहते। इसलिए जी कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से बनाने के कुछ तरीके भारत सरकार के द्वारा फिर खोले गए हैं। आपने सुना है कि मनरेगा में कन्वर्जेंस को लेकर एक बड़ी बात हुई है और उसमें यह तय किया गया कि अब लघु और सीमांत कृषक भी उसी श्रेणी में आएंगे। यदि वो अपने खेत पर काम करते हैं तो उनका भी जॉब कार्ड बनेगा और उनको मनरेगा से जोड़ा जाएगा और मनरेगा से मिलने वाला लाभ उनको मिलेगा। साथ ही जी ऐसे ऐसे लोग कि जो अपना कोई रोजगार करते थे वो रोजगार भी अब मनरेगा के द्वारा उस तरीके के कुछ आधारभूत कार्यक्रम खड़े किए जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक साथ लगभग 40-41 जिलों में ये कार्यक्रम का जी शुभारंभ हुआ और जिसमें मनरेगा को कन्वर्जेंस करते हुए बांस के रोपण के साथ साथ जड़ी बूटियों की खेती की बात सामने आई। जी हमने हमने अपने जनपद में भी इसकी बेहतर तरीके से शुरुआत की है। तो इसमें मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत सही समय पर और सटीक योजना बनाई है। हालांकि योजना लंबी है, इसमें बांस का पौधा भी 3-4 वर्ष में तैयार होगा, लेकिन उसके बीच में जो जड़ी बूटियों की खेती है जिनसे हमको 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद भी उत्पादन बराबर मिलता रहेगा। और जो ऐसे जंगल पड़े हैं जो ग्राम पंचायतों की जमीन है या छोटे किसानों की जमीन है, सामूहिक रूप से उस पर जैविक खेती होगी। तो ये जी एक सरल उपाय है गांव में रोजगार देने का। जी सर, आपने बांस की खेती का जिक्र किया, तो बांस की खेती में एक ये भी नियम आया है कि जो खेत के चारों तरफ है जो जानवर वगैरह आ जाते हैं उससे बचाने के लिए जो है वो बांस का कोई बंदोबस्त किया जाएगा, तो उसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी मौलिक और बहुत ही समय की मांग थी, योजना है कि जिसमें खेत पर मेंढ का प्रस्ताव आया। तो खेत पर मेंढ का प्रस्ताव दो तरीके से आता है, खेत की सुरक्षा के लिए भी और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए भी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो उसको बफर जोन के रूप में पहले से स्थापना थी। बांस की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि बांस एक बार लगने के बाद लगभग 50-60 साल तक चलता है, तो किसानों को रेगुलर आमदनी का जरिया उससे मिलता है। दूसरी बात, बांस का बहुत सारा प्रयोग हमारी दैनिक दिनचर्याओं से जुड़ा है, हम उसका उद्योग कर सकते हैं। अब कागज के उद्योग के लिए, ईंधन के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में और सजावट के चीजों के रूप में जो जिसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, तो बांस एक बहुत उपयोगी पौधा है। जैसे देखते हैं कि बांस के कंदों से अचार तक भी बनाए जाते हैं। तो खाने पीने से लेकर और दिनचर्या की बहुत सारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है बांस। बल्कि पुरातन इतिहास तो ये कहता था कि जन्म से लेकर और मरने तक बांस का गहरा रिश्ता है मनुष्य से। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन ने इसको जो सोचा है तो ये गंभीर बात है। और मैं तो कहूँगा कि किसान भाई इसकी खेती दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो 15 से 20 फुट की दूरी पर अपने खेत में लगाएं ताकि और भी खेती होती रहे और 3-4 साल के बाद में बांस अपने आकार में आ जाए। और जो लोग पूरे खेत में खेती ना लगाना चाहें तो वो खेत की मेड़ पर इसको बांस का रोपण करें। बांस के साथ में और दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। जी, तो सर हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रणव जी, संचिता जी, राजेश जी, विष्णु जी, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके अलावा भी जो लोग हमें देख रहे हैं उनको अगर कोई सवाल पूछना है सर से, जैविक खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम जो है कोशिश करेंगे कि सर आपके सवालों का जवाब दे सके। सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये होगा कि अभी अगर नए सिरे से कोई किसान या फिर जो बाहर से लौटे हैं मजदूर या युवा जो लौटे हैं वो अगर जैविक खेती की वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या जैविक खेती शुरू करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, जैविक खेती का काम है जो किसान भाई और इस चैनल से के द्वारा
मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, ग्रीन चैनल को भी इस बात का साधुवाद देता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत आपने बहुत अच्छे ढंग से की है। जो किसान जैविक खेती शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है वो समझकर ही खेती करें। बिना समझे हुए जो छोटे छोटे उपायों की बात हो रही है, वो नक्षत्र की बात है, पशु पक्षियों को लेकर बात है, बीज वनस्पतियों को लेकर बात है, वो टुकड़े टुकड़े की बात है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण है, खरपतवारों का नियंत्रण है, अनेक फसलों को साथ साथ लगाए जाने की व्यवस्था है। तो ये समझने की बात है, इसके लिए किसी के लिए कोई झंझट नहीं है। जी सर, एक हमारे पास सवाल आया है, राजेश जी ने भेजा है कि जो वर्मी खाद है वो बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, वो उसके बारे में जो है वो जानना चाहते हैं, या फिर आप ये बता दें कि ये जानकारी उन्हें कहाँ से प्राप्त होगी। देखिए, वर्मी खाद बनाने का कार्यक्रम देश में बहुत पुराना है और ये सहज रूप में उसी स्थिति में लागू हुआ था जहां कूड़े कचरे का प्रबंधन हम खाद के रूप में करना चाहते थे। तो मोटे तौर पर इसके 4 नियम हैं। एक तो नमी की मात्रा कूड़े कचरे में पर्याप्त हो, कूड़े कचरे में अंधेरा बना रहे, गर्मी ना बन जाए, और इस प्रकार से कूड़े कचरे की ऊंचाई को ठीक ढंग से ध्यान रखते हुए हम केंचुओं के जरिए अपने कूड़े कचरे का डिकम्पोजिशन करते हैं। उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहा गया है। तो उसके लिए आज देश में बहुत सारी जगह हैं, कहीं भी आप तलाश करेंगे तो उसके रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा हम कंपोस्टिंग की बात ना सोचें। हमको ये सोचना है कि कंपोस्ट बनाने से ज़्यादा जमीन अपना कंपोस्ट कैसे बनाती है, जमीन अपना खाद कैसे बनाती है, ये बात समझने की है। जी, तो सर मेरा जो अगला सवाल होगा आपसे वो ये कि बहुत सारे लोग जैविक खेती कर रहे हैं लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो मतलब या तो मार्केट तक पहुंच नहीं पाता है, या फिर उसके जो जैविक प्रोडक्ट के जो मेजरमेंट्स होते हैं कि वो कैसे उसके लिए चाहिए, वो सब चीज उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या वो कर सकते हैं, किससे संपर्क कर सकते हैं, ये हमें बताइए। जैविक खेती का सर्टिफिकेशन बहुत आसान है और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि अभी तक किसान केवल उत्पादन तक सीमित था। तो अभी मैं आपको इशारा करना चाहता हूं कि जैविक खेती के सर्टिफिकेशन के 2 तरीके हैं। एक सरल तरीका है जिसमें सारी जिम्मेदारी इंस्पेक्शन की, सर्टिफिकेट की और उसके लेखा जोखी की जिम्मेदारी किसानों के समूह को दी गई है। भारत सरकार ने उसका नाम रखा है पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। कोई भी मोबाइल के जरिए या नेट के जरिए उसको खोलकर अपना सर्टिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, समूह आधारित प्रक्रिया है, इसमें कोई फीस नहीं होती। आसानी से हम अपनी फसल का और अपनी फसल प्रणाली का पूरा ब्यौरा नेट के जरिए उसमें लिख देते हैं, और नेट की सर्विस में वो प्रावधान है कि यदि आपने सही डाटा सही समय पर फीड किया है तो आपको सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। उसके आधार पर अपने सामान को पूरे देश में बेच सकते हैं। जी सर, एक सवाल हमारे पास आ रहा है अंजू शर्मा जी का। इनका ये कहना है कि जो कोविड-19 जो के दौरान बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका रुझान प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो कि कृषि उत्पाद सड़कों पर फेंकते नजर आ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे वैसे किसानों के लिए? इनका सवाल बहुत ही शुभ सवाल है और मैं इनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यदि किसान प्रोसेसिंग से नहीं जुड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं डिमांड, सप्लाई और बाजार के अवरोध के कारण अपने सामान को फेंकेगा। तो जिस सामान को हम फेंक रहे हैं उसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के रूप में बदलकर, जैसे अभी आपने देखा 2 रुपए किलो टमाटर नहीं बिक पाया, तो हम यदि वो हमारा जैविक सामान है या कैसा भी सामान है तो उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी चेरी बना सकते हैं, वो प्यूरी बना सकते हैं और उसको कंसंट्रेट फॉर्म में रख सकते हैं, और भी चटनी, सॉस वगैरह बना सकते हैं। तो मैं केवल टमाटर के उदाहरण की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर सब्जी को, हर फल को और हर चीज को हम प्रोसेसिंग के जरिए वैल्यू एडिशन के साथ साथ बाजार तक यदि पहुंचते हैं तो हमारी आमदनी में गुणात्मक परिवर्तन होता है और हमको रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। जी, तो अंजू जी, मैं ये समझती हूँ कि आपको सवालों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आपने सर से बोला था कि सलाह देने के लिए, और सर अगर सलाह देंगे तो बहुत सारे किसान भाई हमारे जो है वो उसको मानेंगे भी, क्योंकि सर भी जो है उन्हीं के बीच में से निकल के आए हैं और आज वो इतने सक्सेसफुल हैं, इतने सफल हैं, वो सब जो है वो खेती की वजह से ही हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर जैविक खेती में कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है तो फिर क्या प्रोसेस है?
उसका लाइसेंस प्रक्रिया है, उसको FSSAI ऑर्गेनिक का लाइसेंस हो लेना होगा। फूड सेफ्टी जी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लाइसेंस है उसका ग्रेड बन गया है अब FSSAI ऑर्गेनिक, और उसी का जो लोगो है वो है जैविक भारत के नाम से। तो एक जी तो वो लाइसेंस प्रक्रिया को समझ लें, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है और ऑनलाइन पंजीकरण इसमें होता है। दूसरी बात यह है कि उनको इसके आधार पर किस प्रकार से ब्रांडिंग, पैकेजिंग या मशीनों को लगाया जाना है, उसमें वो सारे स्टैंडर्ड भी उनको पता लग जाएंगे। तो जैविक खेती के प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए जो भी लाइसेंस और जो भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस लागू होता है उसको वो भली भांति समझ लें। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आसानी से उसको किया जा सकता है। जी सर, अंजू जी ने आपको धन्यवाद कहा है। उसी के साथ संकेत जी हैं हमारे साथ, जो कि जानना चाहते हैं कि गन्ने की खेती कैसे करें। सर, अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे संकेत जी, तो आप ग्रीन टीवी के वीडियोस पे भी जा सकते हैं। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है कि गन्ने की खेती आप कैसे करें। अभी मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि अगर आप जैविक खेती के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए पूछें, क्योंकि सर जो है वो जैविक खेती के लिए वो आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं। सर, मेरा जो अगला सवाल होगा आपसे वो ये होगा कि जो बांस की खेती की हमने बात की, तो उत्तर प्रदेश के अलावा जो है वो बांस की खेती को कहाँ-कहाँ और बढ़ावा दिया गया है, कहाँ-कहाँ के किसान और भी बांस की खेती करके जो है वो ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, और साथ ही में जड़ी बूटी की खेती करके भी। देखिए सभी राज्यों में और जी सभी राज्यों के लिए कार्यक्रम बनता है। नदियों का तट और नदियों की जो पुरानी सिंचाई प्रणाली है पूरे राज्यों में है, इसलिए हर राज्य के वो किसान जो नदी तट के किनारे के बसे हुए गांव हैं, और बाकी जगह भी जहां भी बांस की खेती होती है पूरे देश में ये खेती लागू होगी और लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। और ये केवल बांस नहीं है, हमारा ध्यान ये जाए कि प्रकृति की जैव विविधता में जिस प्रकार बांस की भूमिका है उसी प्रकार अन्य बहुत सारे उपयोगी पौधे हैं जिनको जड़ी बूटी और इमारती लकड़ी के रूप में हम देख सकते हैं। सर, एक जो है हमारे पास सवाल आया है, शुभ शुक्ला जी हैं, आपका स्वागत है शुभ जी। इनका सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसी भी कंपनी से कैसे जुड़े, अगर हम औषधीय खेती करना चाहते हैं या फिर हम जैविक खेती करना चाहते हैं तो क्या चीजें जरूरी है किसी कंपनी से जुड़ने के लिए? देखिए, कंपनियों का जो शर्तनामा है वो मूल रूप से लाभ से जुड़ा है। जी तो इस हिसाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का डिजाइन है उसमें कहीं हम अपना अस्तित्व ना खो दें, ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए सीधा एक माध्यम है कि व्यक्तिगत तरीके से ना जोड़ा जाए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से ही हम किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें, ताकि एग्रीमेंट की शर्तें राष्ट्रीय कानून और सामाजिक नियम और किसानों के हित में हो। ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा है। जी सर, एक हमारे पास सवाल है शुभ जी, मैं आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुकेश कुमार झा जी हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या जैविक तरीके से धान की खेती कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल, जैविक तरीके से धान की खेती ही होती है। हमने जी धान की खेती का जो तरीका अपनाया ज्यादा सिंचाई के कारण ये गलत था, चूंकि हम डर गए थे कि खरपतवार ज्यादा ना हो जाए, कीड़े बीमारियां ज्यादा ना आए। तो धान की खेती को हम कम से कम पानी, बेड विधि पर, रेज बेड प्रोसेस उसको बोलते हैं, थोड़ी सी बेड को ऊंची बनाकर 3 नालियों को एक साथ चलाते हैं और उसके बीच में खाली जगह रखते हैं, और उस खाली जगह में आप दूसरी फसलें डाल सकते हैं। धान के साथ में मक्का की लाइन आराम से होती है, ज्वार की लाइन आराम से होती है, और तिल की लाइन आराम से हो जाती है। इस प्रकार धान की खेती भी पहले सहफसली खेती थी। आप यदि पुराना इतिहास ठाकर देखेंगे तो उस पर उसका सम्मान करते हुए फिर से ये आप ध्यान करें कि धान के पौधे को नमी की जरूरत है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। जी सर, मेरा एक सवाल है, मुकेश जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर, मेरा एक सवाल है कि क्या जैविक तरीके से हर चीज की खेती कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजें हैं जिसकी खेती जैविक तरीके से ज्यादा फायदेमंद होता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। जैविक खेती अलग से कोई विधा नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था को समझकर उस क्लाइमेटिकल कंडीशन में, माने उस क्षेत्र में जो नैसर्गिकता है उसको समझकर किसान प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलना ही जैविक खेती है। अब इसमें क्या है, जो भी उस क्षेत्र में पैदा हो सकता है, अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, इमारती लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और जड़ी बूटियों की खेती, सारी ही जैविक खेतियों में
बहुत ही सरलता से की जा सकती है। जी सर, चेतन जी का एक सवाल आया है, गार्डन फार्मिंग। चेतन जी, आपने सिर्फ लिखा है, आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं वो आप पूरा लिखे, जिससे कि आसानी होगी हमें सवाल पूछने में। सर, मेरा जो अगला सवाल होगा कि जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, उसके लिए उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस महामारी के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक भी पहुंचाएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक भी पहुंचाएं। तो ये सब चीजें वो किस तरीके से करें, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि YouTube पर आजकल काफी मसाला जैविक खेती का बिक रहा है कि जैविक खेती से 10 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ। तो एक तो वो इस चपेट में ना आए। जैविक खेती वाकई में बहुत अच्छी आमदनी का जरिया है, लेकिन इसके जरिए को हमें पूरा समझना होगा एक सामूहिक प्रयास के रूप में। चाहे तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं या सामूहिक रूप में एक ग्रुप बनाएं। उत्पादन प्रबंधन से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक यदि किसान और गांव के नौजवान साथी मिलकर एक योजना बनाते हैं तो जैविक खेती से बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं है। आप निसंकोच होकर इसको कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है कि जैविक खेती को केवल लागत के आधार पर छोटी छोटी बातों से जोड़कर तमाशा ना बनने दें, बल्कि जैविक खेती एक योजना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरी तरीके से समझा जाए और किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। किसान गरीब क्यों हैं, किसान कर्जदार क्यों हैं, ये सवाल हमको अपने से पूछना चाहिए। और मैंने इसी सवाल के आधार पर जो तरीके खोजे हैं उसमें मुझे इतना उत्साह है कि जिस खेती की बात आप कर रहे हैं उस खेती में यदि 1 लाख रुपए निकलता है तो जैविक खेती में 4-5 लाख रुपए निकलता है। ये कोई अफसोस की बात नहीं है, ना कोई अतिवाद की बात है, लेकिन हम किसी बात का तमाशा ना बन जाए। जैविक खेती में अनेक फसलों को कैसे साथ साथ लगाया जाना है, कीड़े मकोड़ों का कैसा नियंत्रण है, जमीन अपना खाद कैसे बनाती है, खरपतवारों का नियंत्रण कैसे होगा, हमको कौन से बीज लगाने हैं, उनकी बीज की दर क्या होगी, उनका उत्पादन कितना आएगा, उसकी बाजार मांग कहाँ पर है, उसको बिक्री कैसे होगी और मुझे उससे आमदनी क्या होगी। इन सारी बातों को योजना पूर्वक समझना ही जैविक खेती है। जी सर, आपने अभी अफवाहें की बात की जो कि बहुत ज्यादा जैविक खेती में फैल रहा है। तो एक अफवाह मैंने भी ये पढ़ा था कि जो जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हैं वो गोबर को बहुत ज्यादा उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा के, जहरीली बना के जो है वो उसको यूज किया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये यदि आप गौर से देखोगे कि देश में कितने रसायन कब से बिक रहे हैं और रेड मार्क, येलो मार्क, ग्रीन मार्क और ब्लू मार्क के, और उनकी कितनी बड़ी खपत देश में है और जिसको हम झेल रहे हैं। वेस्ट डिकम्पोजर तो गाय के गोबर से तैयार एक कुछ फंगस थी, उनका सही तरीके से वैलिडेशन नहीं किया गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चाहे तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की चूक है या कृषि मंत्रालय की चूक है कि इस तरीके की चीज़ों को किसानों के लिए बहुत उपयोगी सरल रूप में बनाए जाने के लिए वैज्ञानिकों को इस पर वैलिडेशन करना था, शोध करना था और इस बात को और व्यवहारिक रूप से किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है। और किसी ने कह दिया कि इससे ग्रीन इफेक्ट बढ़ जाएगा, किसी ने कह दिया इससे तो बहुत ज़्यादा तेजी से डिकम्पोज कर देगा, तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा, ग्रीन गैस निकल जाएंगी। तो मैं सभी से मित्रता के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया भर के इतने कार्यक्रम हैं जिनसे दुनिया भर की ग्रीन गैस ही निकल रही है। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न पूरी दुनिया में चल रहा है, वो इतना अपराध का काम है। हमने अपनी पूरी फूड चेन को खो दिया, हमने अपने बच्चों के रोजगार खो दिए। तो जैविक खेती के नाम पर छोटी छोटी बातों को लेकर कोई तमाशा ना खड़ा हो, बल्कि जैविक खेती राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो जिस तरीके से प्रस्ताव और योजनाओं पर योजना आगे बढ़ रही हैं, हमको भी उसी तरीके से अपना सीना चौड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। छोटे मन से बड़े काम नहीं होते और विरोध से कभी व्यवस्था नहीं बनती। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि बहुत ही गंभीरता से हम जैविक खेती के संदर्भ को समझें। ये अलग अलग नाम से बात, कोई किसी ने प्राकृतिक खेती, उससे पूछते हैं कि प्राकृतिक कैसे करते हो, तो वो अपना एक तरीका बता देता है, दूसरे से पूछते तो वो एक अपना तरीका बता देता है। तो मुझे तरीकों से परहेज नहीं है, लेकिन चूरन खाने से पेट ठीक होता है, भूख तो भोजन से ही मिटेगी। तो धरती की पूरी व्यवस्था को समझना होगा, धरती को चूरन देने की जरूरत नहीं है।
जी, तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जैविक खेती से जुड़े हुए, सर हमारे साथ कुछ ही देर तक जुड़े हुए हैं, तो आप हमें कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब सर के जरिए पहुंचा सकूं आप तक। सर, मेरा जो अगला सवाल होगा वो ये होगा कि अभी जैविक किसान जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि 27 जो एग्रोकेमिकल है वो बैन होने के लिए ड्राफ्ट किया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये तो खुशी होने की बात है। और ये तो मेरे जैविक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती वाले या जो भी लोग प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं उनका सम्मान है, और ये उनकी खुशी का एक रास्ता निकलता है। जी सर, जो मिशन 2022 है, जो किसानों की आय 2022 तक डबल करना है, मोदी जी का जो सपना है, वो उसमें ऑर्गेनिक खेती को जो है, जैविक खेती को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो उस पे क्या प्लानिंग चल रही है? जैविक जो किसान है उनकी क्या प्लानिंग चल रही है कि कैसे वो 2022 तक किसानों की आय डबल करने में, इस मिशन को पूरा करने में मदद करने वाले हैं? देखिए, किसानों की आय दुगना करने का नाम काम ना तो सरकार का है, ना नीति आयोग का है, ना हमारे कृषि अनुसंधान संस्थानों का है। ये काम है किसानों का। तो किसानों को खुद अपनी जैविक खेती में मिलने वाली सुविधाओं को समझने की जरूरत थी। सामूहिक खेती करें, सर्टिफिकेशन निःशुल्क है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आपको बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन है। अभी एमएसएमई डिपार्टमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ी योजनाएं लागू की हैं। देश में हजारों एकड़ में जगह जगह पर पॉकेट में जड़ी बूटियों की खेती होगी। तो रास्ते इतने खुल गए हैं कि हमको आगे बढ़ना होगा। हम दूसरों से जो अपेक्षा करते हैं कि सरकार दुगनी करेगी या वैज्ञानिक दुगना करेगा या नीति आयोग दुगना करेगा, ये काम उनका नहीं है, ये किसानों का काम है। किसानों को समझना होगा और उनकी जो भूमिका है वो सुनिश्चित है। वो अपनी भूमिका पर आज भी बात कर रहे हैं। जी सर, हमारे पास एक सवाल आया है जगदीश जी का। जगदीश जी, आपका स्वागत है। जगदीश जी का सवाल जो है वो ये है कि जो वेस्ट जो डिकम्पोजर यूज करते हैं, जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ने विकसित किया था, तो क्या उसका बार बार 4-5 बार फील्ड में यूज करने से कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है? और जो if soil to be found very less with organic material for decomposition, तो इस पे क्या क्या ये इनकी क्वेरी है। मैं बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर और ऐसे और बहुत सारी विकल्प हैं जो IRI के द्वारा भी तैयार किए गए हैं और कुछ और भी एजेंसियां तैयार कर रही हैं। इनका सबका सीधा काम है कि ये सॉइल की कंडीशनिंग करते हैं कि यदि सॉइल में कोई द्रव्य सुसुप्त अवस्था में चला गया है तो उसके लिए जो बैक्टीरियल सिस्टम है, जो जीवाणु तंत्र कैसे सक्रिय होगा, तो उसका एक तरीके से आह्वान है। लेकिन मूल बात ये समझनी होगी कि जब तक हम मिश्रित और बहुत सारी फसलों को साथ साथ खेत में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी जमीन का भोजन कहाँ से मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा बायोमास, ज्यादा से ज्यादा कृषि का जो अवशेष खेत को मिले ताकि खेत अपना पेट भरे, ये बात किसानों को समझने की जरूरत है। जी, तो जगदीश जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा। तो अभी जो है वो वक्त हो गया है, तो मैं हमारे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमसे जुड़े और आपने जो है वो इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। और मैं सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो है वो हमारे किसान भाइयों के सवालों का जवाब भी दिया, और साथ ही में जो है वो जैविक खेती कर रहे किसानों के लिए भी जो है वो आपने संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं भी सभी को साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने बात किया पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके भरत भूषण त्यागी जी से, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि बांस की खेती जो है वो बहुत अच्छा विकल्प है जो फ्यूचर में अच्छे बिजनेस के लिए। साथ ही में उसके साथ आप औषधीय खेती भी कर सकते हैं, यानी कि मेडिसिनल फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और देखते रहें ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।